जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राल्ट का नियम और हेनरी का नियम। देखिए, ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इसे लिखना कैसे है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, अपना पूरा फोकस हमारे साइड रखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। राल्ट का नियम। राल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। केवल इतना ही लिखना है आपको राउल्ट के नियम में। देखिएगा, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि राउल्ट के नियमानुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, विलेय पदार्थ का इसमें मतलब क्या हुआ, जैसे कि शक्कर हो गया, ग्लूकोज हो गया आपका, ये कैसे है, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रवाह के बराबर होता है। इसका मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या कह रहा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, मोल प्रभाज के। किसके बराबर है, मोल प्रभाज के। मेनली आपको यही याद रखना है, फिर इसमें आप जोड़कर बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, मोल प्रभाज के। अब ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, देखिएगा इसे हम कैसे लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए, ये क्या है आपका, ये सूत्र जो है आपका किसका है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। और मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, मोल प्रभाज का मतलब होता है, देखिए, जब कोई विलयन बनाया जाता है तो उसमें विलेय और विलायक दोनों मिलाया जाता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। देखिए, मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या मतलब एन बटे और कुल मोलों की संख्या, विलेय के मोल कितने हो गए इसमें स्मॉल एन, और कुल मोल कितने हो जाएंगे एन प्लस एन, ये दोनों आपस में जोड़ के टोटल मोल बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, राउल्ट का जो नियम है आपका, ये नियम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम का वर्णन कीजिए या परिभाषा दीजिए, तो वो कैसे करेंगे आप लोग, वो कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखिएगा तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, देखिए जब भी हम तनु विलयन लेते हैं तो इसमें विलेय की मात्रा कम रखी जाती है विलायक की अपेक्षा। ये हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, हम उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जहां के वहां से सीधा वॉच कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहां पर क्या होगा, तनु विलयन के लिए क्या लेंगे हम लोग, स्मॉल एन का जो मान है वो कैपिटल एन से बहुत कम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल एन बहुत कम है किससे, कैपिटल एन से। ध्यान से समझना, बहुत कम होने का मतलब क्या है इसमें कि जहां पर आपका स्मॉल एन लिखा है वहां पर लिखना है हमको जीरो। मतलब क्या है, स्मॉल एन बटे जीरो प्लस एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन बटे कैपिटल एन। यही तो हो जाएगा, क्योंकि ये इससे क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या निकल के आएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिएगा स्मॉल एन है क्या, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बटे एम। मतलब विलेय का विलेय के क्या है, ये मोलों की संख्या है। क्या है, स्मॉल एन क्या है, ये मोलों की संख्या है, किसके, विलेय के। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर, एन के जगह पर हम क्या रख सकते हैं,
N बराबर W/m। ये क्या है? भार बटे अणुभार। ठीक है, अब देखिएगा W/m बटे, अब जब कैपिटल N है मतलब क्या, विलायक के अणुओं की विलायक के मोलों की संख्या किसके बराबर होगी? कैपिटल W बटे कैपिटल M। ठीक है, अब इसको और सही रूप से कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, इसको हम लिखेंगे आपका P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये क्या हो गया? ये आपका जो है सूत्र हो गया, किसके लिए? तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम का ये सूत्र हो गया। अब देखिएगा P, अब ये इसके हम आपको थोड़ा सा मतलब लिखाई दे रहा है जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। P0 और PS के बारे में। P0 क्या है? यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब आइए समझते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सीमा में क्या लिखना है? सीमाएं क्या लिखेंगे? सीमाएं किसकी? राउल्ट के नियम की। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप साथ में नोट कर सकते हैं। देखिए सीमाओं में क्या लिखेंगे कि यह नियम तनु विलयन पर ही लागू होता है। अभी हमने क्या निकाला? तनु विलयन के लिए। तनु विलयन पर ही लागू होता है। और दूसरी देखिए, पहले इसमें क्या हो गया? तनु विलयन पर ही लागू होता है। क्यों? अभी हमने जैसा कि अभी आपको हमने जो है आपको निकाल के बताया। अब देखिएगा यह नियम विद्युत अपघट्य, किसके? विद्युत अपघट्य के विलयनों पर। किस पर? विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड वगैरह क्या है? विद्युत अपघट्य के विलयन, इन पर जो है लागू यह नियम नहीं होता है। अब देखिए वैसे तो दो हो गए, आप चाहो तो एक और लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? राउल्ट के नियम की सीमा में तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अबाष्पशील पदार्थ के विलयन में यह नियम लागू होता है। किस पे? अबाष्पशील अबाष्पशील पदार्थ के विलयन पर, पदार्थ के विलयन पर यह नियम लागू होता है। ठीक है, ये आपकी राउल्ट के नियम की सीमाएं हो चुकी हैं। अब आइए समझते हैं हम लोग। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं आपको जो है हेनरी का नियम बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, अब आइए समझते हैं हेनरी का नियम कहता क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सा नियम है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के द्रव के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भाषा लग रही है, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा है। अब हम इसमें समझा रहे हैं, आपको ध्यान से जरूर समझिएगा। देखिए इसमें क्या है? स्थिर ताप रखना है हमें। क्या रखना है? स्थिर ताप। मान लो ये कोई बर्तन है और इसमें क्या भरा हुआ है? कोई द्रव भरा, लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें लिक्विड भरा हुआ है। और इसमें हेनरी का नियम कहता क्या है? स्थिर ताप पर हमें क्या करना है? इसका टेम्परेचर कैसा रखना है? स्थिर। कैसा रखना है? टेम्परेचर इसका स्थिर, मतलब समान।
स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, मतलब क्या है, अगर मान लो इसमें हम कोई गैस मिला रहा है, जैसे मान लो हमने CO2 इसमें गैस मिलाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। देखिए किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब जो द्रव में गैस घुलेगी वो उस गैस के दाब के समानुपाती होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितने प्रेशर से, जितने दाब से उस द्रव में गैस को घोलेंगे, वह उतने ही दाब से उतनी ज्यादा आसानी से घुल जाएगी। क्या मतलब हुआ कि स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर इसका कैसा है, स्थिर है। स्थिर ताप पर क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस मतलब क्या होगा यहाँ पर, जैसे CO2 है, या किसी गैस मतलब द्रव में इसको घोला गया, तो हम जितना इसमें अधिक प्रेशर लगाएंगे वह उतनी ही आसानी से द्रव में घुल जाएगी। ये कौन कहता है, ये कहता है हेनरी का नियम। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हम किस प्रकार लिखेंगे कि घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब क्या है, घुली, रेड पेन से लिखे दे रहा जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए, समझ रहे। देखिए घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की गैसीय मात्रा किसके बराबर है या किसके समानुपाती होती है, यह होती है आपके गैस के दाब के, किसके, गैस के दाब के समानुपाती होती है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कि गैस की मात्रा मतलब स्मॉल m किसके समानुपाती है, ये प्रेशर मतलब P के। इसका मतलब है कि हम जितने इसमें प्रेशर लगाएंगे उतनी अच्छे से गैस इसमें घुल जाएगी, समझ रहे। मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाने पे इसकी जो है विलेयता या फिर इसकी जो मात्रा में जो गैस है आसानी से अच्छे से घुल जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, हम आपको आगे अनुप्रयोग और सीमा जरूर पढ़ाएंगे इसके, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इसका आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, m बराबर, और जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो साथ में एक स्थिरांक जुड़ता है, इसमें कौन सा जुड़ेगा, KH, जो कि क्या है, हेनरी स्थिरांक है। क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और साथ में क्या होगा इसके P। ये क्या है आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा। m क्या है इसमें, इसमें क्या है, ये मात्रा है, और KH क्या है इसमें, हेनरी नियतांक है, और P क्या है इसमें दाब है। आप चाहो तो यहाँ पे बगल से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि KH क्या है इसमें, जहां KH बराबर हेनरी नियतांक और P क्या है यहाँ पर, दाब। ठीक है, अब देखिएगा इसकी हम सीमाएं आपको बता रहा है कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। सीमाएं देखिए बस इतना सा लिखने से ही आपको जो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो आप जरूर ध्यान से इसको पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा। देखिए सीमाएं में देखिए, यह भी राउल्ट के नियम की भांति केवल तनु विलयन पर ही कार्य करता है। किस पर, यह नियम तनु विलयन पर कार्य करता है, कार्य करता है। अब देखिए एक और लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि यह नियम निम्न दाब एवं उच्च ताप पर ही कार्य करता है। यह नियम, यह नियम निम्न दाब एवं उच्च दाब पर, उच्च दाब पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिएगा एक बार आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, अगर आपको साफ से नीचे आपका जो है दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, देखिएगा आपकी सीमा पहली है इसमें क्या है कि यह नियम तनु विलयनों पर ही कार्य करता है। ठीक है, और दूसरी क्या है, यह नियम निम्न दाब एवं उच्च ताप पर कार्य करता है। निम्न दाब एवं उच्च ताप पर कार्य करता है, किस पर, उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब क्या है, इस नियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अनुप्रयोग,
पहला है आपका गोताखोर होते, गोताखोर जानते हैं आप लोग, जो समुद्र में नीचे गहराइयों में खोज के लिए जाते हैं, मतलब क्या गोताखोरों द्वारा सांस लेने में उनका जो सिलेंडर वगैरह होता है वो सिस्टम किस पे काम करता है, हेनरी के नियम पर। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में। अगला देखिए पर्वतारोही, ये क्या होते जो माउंटेन या फिर बड़े बड़े पर्वत हो उन पर जो एडवेंचर के लिए चढ़ते जो लोग, उनको क्या कहते, पर्वतारोही। क्या कहते, पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। और फेफड़ों की क्रियाविधि में, फेफड़ों की क्रिया विधि में। और अगर आपको और माइंड में आ रहे हो तो आप लिख लीजिएगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है, मतलब क्या है, शीतल पेय पदार्थ बनाने में, शीतल पेय पदार्थ बनाने में। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका हेनरी का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।